हेलो फ्रेंड्स, आज का पेपर हम बेसिक अनुदेशक में जो आया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और अभी तक आंसर कीज़ नहीं आई, बट एक रिव्यू हम ले लेंगे कि क्या क्वेश्चंस आए थे, उनके क्या क्या मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो 30 नंबर क्वेश्चन से मैं आपको स्टार्ट करवा रही हूँ। इसमें हम 1 नंबर से लेके और 12 तक वाले जो क्वेश्चन है उसमें कुछ पेडागोजी के क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन थे रीजनिंग के, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले ही क्वेश्चंस हम देखेंगे, सिर्फ कंप्यूटर के ही जो क्वेश्चंस हैं वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ देयर थ्रेड्स आर ट्राइंग टू शेयर ए सिंगल ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम विच कंडीशन विल अराइज इन द सिनेरियो। यहाँ पे यदि 3 थ्रेड्स हैं और वो सब की सब जो है एक सिंगल ऑब्जेक्ट को शेयर कर रही है सेम टाइम पे, तो क्या कंडीशन अकर हो सकती है? टाइम लैप्स, रिकर्जन, क्रिटिकल सिचुएशन या फिर रेस कंडीशन। देखो एग्जैक्टली अगर आप एलिमिनेशन मेथड से भी जाते तो रिकर्शन नहीं होगा और क्रिटिकल सिचुएशन मतलब ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेस कंडीशन। ये जो सिचुएशन इन्होंने लिखी है उसके लिए परफेक्ट जो आंसर है वो क्या सिचुएशन अक्कर हो सकती है, तो उसके लिए रेस कंडीशन अक्कर हो सकती है उन सब थ्रेड्स के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा एक नहीं है या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर का इन्होंने पार्ट दिया है। तो जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने पढ़े थे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग होते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप में एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ये एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेज इज़ नॉट इंक्लूड इन वायरस लाइफ साइकिल। तो वायरस की जो लाइफ साइकिल होती है उसमें कौन सी एक स्टेज नहीं है? तो ट्रिगरिंग तो हमें पता है कि जैसे ही हमारे कंप्यूटर में वायरस आया, हमने उसके ऊपर अगर डबल क्लिक कर दिया, ट्रिगर कर दिया, तो वो अपने आप ही क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। तो स्टार्ट करके कोई स्टेज नहीं होती। बाकी एग्जीक्यूशन, डॉर्मेंट और ट्रिगरिंग, ये तीनों ही स्टेज वायरस की लाइफ साइकिल में होती है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हमें कोड दिया था, ए की वैल्यू यहाँ पे दी है हमें 10, बी की वैल्यू दी है 5 और सी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 10। ए की वैल्यू पूछिए क्या बड़ी है बी से और बीच में एंड कंडीशन लगा रखी है, और दूसरी कंडीशन है कि क्या ए की वैल्यू लेस देन इक्वल टू है सी के। तो देखो ए की वैल्यू है कितनी, 10 की वैल्यू क्या बड़ी है क्या 5 से, तो फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, बीच में एंड लगा हुआ है। ए की वैल्यू मतलब 10 जो है वो क्या ग्रेटर लेस देन या फिर इक्वल टू है 10 के, तो लेस देन नहीं है बट इक्वल टू तो होगा। ये कंडीशन भी ट्रू है, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। और दोनों ही कंडीशन यदि ट्रू हैं तो इफ़ से ये अंदर चला जाएगा आपका। ए में हमने किया +1, तो ए की वैल्यू 10 से होके बढ़ के हो गई 11। पूछा है ए की वैल्यू क्या है और बी की सी की वैल्यू पूछी है। ए और सी दोनों की वैल्यूज़ पूछी है। तो ए की वैल्यू अभी हाल फिलहाल है 11 देखो इन दोनों ऑप्शन में है, और सी की वैल्यू है 10। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज अमंग द फॉलोइंग। तो सबसे छोटी KB, देन MB, देन GB, देन TB। ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। डायरेक्ट ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। द कॉमनली यूज्ड प्रोटोकॉल फॉर वेब पेज ट्रांसफ़र इज़। तो वेब पेज के अंदर अगर हम बात करें एक प्रोटोकॉल की, तो वो कौन सा प्रोटोकॉल हम यूज़ लेते हैं? वो प्रोटोकॉल होता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट विद द रेस्पेक्ट टू XML। तो XML के बारे में क्या क्या स्टेटमेंट करेक्ट हैं वो हमने बतानी है। इट इज़ यूज टू डिस्प्ले डेटा ओनली। तो जब डिस्प्ले की बात आती है वो चीज़ XML के अंदर पॉसिबल नहीं होती। सेकंड है XML कैन बी यूज्ड एज अ डेटाबेस। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, जहाँ पे डेटा की बात आएगी वहाँ पे हम XML की बात करेंगे कि XML का यूज़ करते हैं हम डेटाबेस के लिए। XPath इज़ यूज टू स्टोर द IP एड्रेस ऑफ द सर्वर। देखो XPath जो है
वो आईपी एड्रेस जो होता है किसी सर्वर का, उसे स्टोर करने के लिए काम में नहीं लिया जाता। ये एक्स पाथ जो है वो डिफ़ाइन करता है डॉक्यूमेंट्स को बताने के लिए, डॉक्यूमेंट का पाथ ये बताता है। तो मैं मेरे अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि ये स्टेटमेंट गलत है। और फोर्थ स्टेटमेंट है XLL डेफिनेशन इज़ यूज टू अलोंग विद XML टू स्पेसिफाई द लिंक बिटवीन विद अदर डॉक्यूमेंट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपकी करेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर है वो है करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, सेकंड और फोर्थ जो है वो दोनों सही हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए। बट फाइनल हम इसे कब मानेंगे, जब हमें बोर्ड की आंसर कीज़ मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS PowerPoint वी कैन रन स्लाइड शो फ्रॉम द बिगनिंग। तो बिगनिंग से हमें अगर जो PowerPoint में हमने जैसे 20 स्लाइड लगा दी, अब उनको बिगनिंग से स्टार्ट करने के लिए हमें क्या बटन को प्रेस करना होता है, वो होता है आपका डायरेक्ट F5, या फिर आप शिफ्ट के साथ F5 को प्रेस करोगे तब भी आपका जो पूरा का पूरा स्लाइड शो है वो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाता है, फर्स्ट स्लाइड से। वट वुड बी द प्रीफिक्स नोटेशन फॉर द गिवन इक्वेशन। ये जो इक्वेशन दी है आपको इसका प्रीफिक्स निकालना है। प्रीफिक्स के लिए जैसे हमने बात की थी, आप इस पूरी स्ट्रिंग को पहले रिवर्स कर दो, माइनस देन ई पावर ऑपरेटर डी ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई देन सी डिवाइड देन बी प्लस और ए। या तो आप इस तरह से स्टैक की सहायता से भी कर सकते हो, बाकी यदि आपको डायरेक्ट करना है तो देखो इन दोनों में सबसे पहले ब्रैकेट सोल होगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि डिवाइड बी एंड सी, ठीक है। और इस ब्रैकेट में हो जाएगा पावर ऑपरेटर डी एंड ई। ऑपरेटर अब कौन कौन से बचे, ए प्लस, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, ये दोनों एक साथ में है, देन है लास्ट में माइनस एफ। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई ऑपरेटर होगा, इसलिए हम मल्टीप्लाई डिवाइड बी सी पावर ऑपरेटर डी ई इस तरीके से लिख देंगे। देन होगा प्लस ऑपरेटर अप्लाई, इससे हम आगे प्लस को लिख देंगे और यहाँ लिख लेंगे ए को, पीछे जो है ये पूरी की पूरी इक्वेशन आ जाएगी। फिर आ रहा है माइनस एफ, तो माइनस आ जाएगा सबसे पहले और सबसे एंड में चला जाएगा एफ। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, माइनस प्लस ए मल्टीप्लाई डिवाइड, देखो डिवाइड यहाँ बीच में आ रहा है, ये गलत है, डिवाइड बी सी पावर ऑपरेटर डी ई एफ। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड मास्टर व्यू ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016। मास्टर व्यू ऑप्शन पूछा हमसे, नोट्स मास्टर होता है, हैंड आउट मास्टर होता है, स्लाइड मास्टर होता है, बट आउटलाइन कोई मास्टर वाला ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। आप खुद इसको ओपन भी करके देखना, उससे क्या है आपको ये बाद में भी अगर कभी कोई क्वेश्चन आ गया है तो आपको ये याद रहती है चीज़ें। ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि आउटलाइन मास्टर जो है वो करेक्ट व्यू ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन XML का वापस से क्वेश्चन है, XML परफॉर्म द कन्वर्जेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट ई बिजनेस एप्लीकेशन। तो बिल्कुल इंफॉर्मेशन की बात आएगी, डेटा की बात आएगी, तो वो यहाँ पे करेक्ट है। XML कैन नोट स्पेसिफाई और कंटेन प्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन। मोस्ट एक्यूरेट पूछी है और यहाँ पे बात कर रहे हैं कि प्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन को कंटेन नहीं करता है XML, तो ये स्टेटमेंट तो अपने आप में गलत है। XML must be used to produce XML and HTML output, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है XML is used to describe hierarchical organized information, ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बट हमें इन दोनों में से मोस्ट एक्यूरेट आंसर बताना है, दिया भी है इन्होंने मोस्ट एक्यूरेट आपको बताना है। तो जो भी देखो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो डिपेंडेंट है डी के ऊपर। XML सारा का सारा जो डेटा इन्फॉर्मेशन होती है उसको हायरार्किकल ऑर्गेनाइज करता है, इस वजह से जो है बोला जाता है कि ये कॉन्वर्जेशन रखता है इंफॉर्मेशन बिटवीन द ई बिजनेस एप्लीकेशंस। तो डी जो ऑप्शन है वो इसका हो जाएगा बिल्कुल मोस्ट एक्यूरेट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सैंस सेरिफ फॉन्ट, ये फ़ॉन्ट कौन सा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा सही। अब इसमें एक फ़ॉन्ट होता है सिर्फ सेरिफ फ़ॉन्ट, ये भी आप सर्च करके देखना।
इन फ़ॉन्ट में एक्चुअल में क्या होता है, इस तरीके से आपको TU मिलेगा, ठीक है। अगर आप R ऐसे लिखोगे तो आपको R जो है वो ऐसे मिलेगा। ये जो लिखने का स्टाइल होता है ये होते हैं सेरिफ फ़ॉन्ट, और सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट कौन सा होता है, नॉर्मल होता है ये ARIAL, इस तरीके से ये लिखा होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी सर्च ट्री का, यहाँ पे क्वेश्चन है इफ़ द रूट नोड विल बी डिलीटेड। अगर आप रूट नोड को डिलीट करोगे तो नई नोड क्या होगी रूट पे। देखो रूट नोड ऐसी होनी चाहिए जिसके लेफ़्ट की सारी ट्री रूट नोड से छोटी होनी चाहिए, और राइट साइड की पूरी ट्री जो है वो रूट नोड से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो बड़ा, बट कौन सा बड़ा, कि जैसे आप या तो ये फर्स्ट एलिमेंट ये ले सकते हो, और अगर लेफ़्ट साइड से कोई एलिमेंट लेना चाहते हो तो उसका सबसे बड़ा एलिमेंट कहाँ होगा, उसके राइट साइड में। यहाँ पे जो ट्री का डेटा है वो मैं अच्छे से नहीं दिख रहा, बट यहाँ पे नंबर है ये 48 है और ये 59 है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए हो जाएगा। आप अपने जो पेपर है उसमें आप अच्छे से इस ट्री को देखना। रूट का बस एक ही रूल होता है कि रूट पे आप जो भी डेटा रखोगे उसके लेफ़्ट में जो जितनी भी ट्री होगी, जो भी डेटा होगा वो हमेशा लेस देन होगा रूट से, और राइट के अंदर जितनी भी ट्री होगी, डेटा होगा, नोट्स होंगी, वो सारी रूट से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टेप टू द सिस्टम स्टडी प्रोजेक्ट इज़ टू। पहला स्टेप क्या होता है सिस्टम की स्टडी प्रोजेक्ट का, डिस्क्राइब इंफॉर्मेशन नीड्स। जो भी आपको सिस्टम बनाना है उसकी इंफॉर्मेशन की जो नीड्स हैं उनको डिस्क्राइब करना। तो ये तो पोर्शन थोड़ा सा पहले बाद में चला जाएगा। स्टाफ फॉर द स्टडी प्रोजेक्ट ये भी बाद की प्रक्रिया है। अनाउंस द स्टडी प्रोजेक्ट और डिफाइन सिस्टम परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, तो ये तो सबसे लास्ट की बात हो गई। और अनाउंस द स्टडी प्रोजेक्ट ये हो जाएगा इसका फर्स्ट स्टेप। यहाँ पे जो 4 दिए हैं उसमें मोस्ट एक्यूरेट जो है वो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, आप उस सिस्टम प्रोजेक्ट के बारे में अनाउंस करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए वैलिड पेयर ऑफ स्कीमा चेंज स्टेटमेंट इन SQL। सबसे पहली बात आपको इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। स्कीमा होता है एक तरह से ढांचा, एक स्ट्रक्चर, ठीक है। और स्ट्रक्चर की बात हम कहाँ पे करते हैं, DDL के अंदर, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर। जब हम टेबल के स्ट्रक्चर की बात करेंगे वो सारी कमांड हमने DDL में देखी थी, और मैंने आपको DDL, DML, DCL, TCL ये सारी कमांड बोली थी। आपको कुछ भी नहीं पता तो आप उन कमांड को ही याद करके चले जाना, और हमें 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले हैं, ठीक है। तो स्कीमा से रिलेटेड वैलिड पेयर कौन सा है, डिलीट। देखो DML कमांड होती है, ऑल्टर के साथ में डिलीट का कॉम्बिनेशन बिल्कुल गलत है। डिलीट और अपडेट कमांड, ठीक है, ये है, बट ये हमारी स्कीमा से रिलेटेड नहीं है। और यहाँ पे भी कौन सी आ गई, अपडेट, ये भी आपकी गलत हो जाएगी। बिल्कुल करेक्ट जो कमांड है वो होती है ड्रॉप या फिर ऑल्टर। अगर आपको कॉलम ऐड करना है, कुछ उसमें से हटाना है तो आप ऑल्टर करते हो। यदि आपको पूरी की पूरी टेबल को ड्रॉप करना है तो आप ड्रॉप कमांड का यूज़ लेते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेमोरी कार्ड SD कार्ड होते हैं एक, तो एक MMC जो स्टैंड्स फॉर, इन दोनों का मतलब क्या होता है। SD का मतलब होता है सेफ डेटा, सेफ डिजिट, सिक्योर डिजिटल, सिक्योर डेटा। तो सिक्योर डिजिटल होता है, ऑप्शन यहाँ पे एक ही है। और MMC का मतलब होता है मल्टीमीडिया कार्ड, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेंटेन मैटेरियलाइज्ड व्यू इन RDBMS। मैटेरियलाइज्ड व्यू होता है भौतिक दृष्टिकोण को बनाए रखने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। वो कौन सा एक व्यू होता है, वो होता है आपका ट्रिगर व्यू। इस व्यू को बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हमें ट्रिगर यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू इज़ मोस्ट सूटेबल टू रीअरेंज स्लाइड इन MS PowerPoint। कौन सी स्लाइड को पहले लेके आना है, पीछे लेके जाना है, स्लाइड को सारा सेटिंग देखनी है कि कौन कौन सी कितनी कितनी स्लाइड है, उन सब के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है स्लाइड सॉर्टर, और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग रैंकिंग स्केल क्वेश्चन आस्क द रेस्पोंडेंट्स टू। अब देखो ये क्या वो बोल रहा है कि सूचना संग्रहण के संदर्भ में आप रैंकिंग स्केल प्रश्न में आपको रैंकिंग देनी है, ठीक है।
उत्तरदाता से कहा जाता है। मान लेते हैं कि जो कस्टमर है वो हमें क्या चीज़ बताएगा। मार्क ए लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, मतलब हम बात करें प्रोडक्ट की, और फर्स्ट ऑप्शन है सेटिस्फेक्शन लेवल उसका पूछने की हम कोशिश करेंगे। उससे पहले सेकंड ऑप्शन क्या आएगी, रैंक लिस्ट ऑफ आइटम इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। यदि हमें अपने कोई प्रोडक्ट की कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, रैंकिंग पता करनी है, तो एक क्राइटेरिया रखेंगे हम, और इस क्राइटेरिया को बेस मानते हुए हम देखेंगे ये प्रोडक्ट कैसा है, ये कैसा है और ये कैसा है। इन तीनों को मापने का जो क्राइटेरिया होगा वो ये सेम होगा। इसके बेस पे हम देखेंगे कौन सा वाला जो प्रोडक्ट है वो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, हम एक रैंक लिस्ट ऑफ आइटम इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस कि वस्तु सूची को उपयोगिता के क्रम में श्रेणीबद्ध करने के लिए हम इसका यूज़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एसक्यूएल कमांड, देखो अभी भी हमने बात की थी डिलीट कमांड। डिलीट कमांड कौन सी कमांड होती है, डेटा मैनिपुलेशन कमांड है, ये डीएमएल के अंदर आती है। अब डिलीट के बाद आपने कुछ नहीं बताया कि आपको क्या डिलीट करना है, बट आपने टेबल का नाम बताया कि फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय नाम की एक टेबल है जिसमें से आपको कुछ डिलीट करना है, बट आपने मेंशन नहीं किया कि क्या डिलीट करना है। तो क्या होगा अगर ये क्वेरी एग्जीक्यूट होती है, ऑन द रिलेशन एम्प्लॉय हैविंग n टपल्स, और ये बता रहा है कि n यहाँ पे कितनी है, एम्प्लॉय की एक नाम की टेबल है और n यहाँ पे टपल्स हैं, ये सारी टपल्स या रो कितनी है n। क्या होगा इस क्वेरी से, 0 टपल्स जो हैं वो डिलीट होंगी, ऑल n टपल डिलीट हो जाएंगी, ओनली फर्स्ट टपल ही डिलीट होगी, या फिर ओनली लास्ट टपल डिलीट होगी। तो डिलीट कमांड में यदि हम कुछ मेंशन नहीं कर रहे तो वहाँ पे सारी जो रोज़ हैं वो सब डिलीट हो जाएंगी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट लिस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग फर्स्ट पास ऑफ बबल सॉर्ट ऑन इनपुट एरे दिस। बबल सॉर्टिंग हमने पढ़ी थी और ये पूछ रहा है कि उसमें फर्स्ट पास के बाद में आपके पास क्या रिजल्ट होगा। तो सबसे पहले आप इसका सीक्वेंस लिख लो, 32, 51, 27, 85, 66, 23, 1357, ये पूरी टोटल इन्होंने नंबर दिए हैं, एक एरे है इन वैल्यूज़ का। बबल सॉर्टिंग कैसे करते हैं, पहला बबल लेंगे या पहली वैल्यू पे बबल लगा देंगे, उसको नेक्स्ट वाली से कंपेयर करेंगे, यदि छोटी है तो वैसे का वैसा रखेंगे, बट अगर पहली वैल्यू जो है वो बड़ी है तो उसको स्वैप कर देंगे दूसरे नंबर वाली एलिमेंट से। 32 छोटा 51 से, कुछ भी नहीं होगा, 32 वहीं रहेगा, ये जो बबल है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा 51 पे। 51 को कंपेयर करेंगे अगले से, 51 बड़ा है और 27 छोटा है, तो 27 तो यहाँ आ जाएगा, 51 पीछे चला जाएगा, बबल किस पे रहेगा, अभी 51 पे ही रहेगा। 51 को 85 से कंपेयर करेंगे तो 51 इस बार छोटा है, 85 बड़ा है, तो 51 यही रहेगा, बबल जो है वो 85 के ऊपर लग जाएगा। 85 को कंपेयर करेंगे 66 से, 66 जो है यहाँ पे छोटा है वो आगे आ जाएगा, 85 जो है वो चला जाएगा 66 वाली जगह पे, बबल इसी के ऊपर रहेगा। देन 85 को 23 से कंपेयर करेंगे, 23 आगे आ जाएगा, 85 जो है वो पीछे चला जाएगा। 85 को कंपेयर करेंगे 13 से, 13 छोटा है, 13 को आगे ले आएंगे और 85 को पीछे ले जाएंगे। 85 को कंपेयर करेंगे 57 से, तो 57 आगे आ जाएगा, 85 पीछे चला जाएगा। ये आपका पहला पास कंप्लीट हो गया। और बबल सॉर्टिंग में मैंने आपको बताया था प्रत्येक पास में लिस्ट की जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो पीछे जाके सेट हो जाती है। आप इस पूरी लिस्ट में देख लो, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 85। पहले पास में और कोई वैल्यू सेट हुई या नहीं हुई, वो अपनी जगह पहुंची या नहीं पहुंची, बट 85 जो सबसे बड़ी वैल्यू थी वो अपनी सही जगह पे पहुंच जाएगी। पहला पास कंप्लीट हो गया। हमसे पूछा है फर्स्ट पास को पूरा करने के उपरांत आउटपुट लिस्ट क्या होगी। सबसे पहले होगा 32, तो देखो यहाँ पे 32 और 32 दो ऑप्शन है। देन आपको 27 मिलेगा, तो देखो दो वैल्यू को कंपेयर करते ही हमें आंसर मिल गया
27 के बाद में 51, देन 66, देन 23, 13, 57 और फिर 85। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय बैंकिंग इंडस्ट्री टू हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ चेक। चेक के प्रबंधन के लिए जो बैंकिंग उद्योग होता है उसमें हम किसका उपयोग करते हैं? MICR का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट MS एक्सेल फाइंड द ओड वन आउट। मतलब इन चारों में से जो बेमेल है, जो आपस में मेल नहीं करता, वो कौन सा है? सिनेरियो मैनेजर क्या होता है? ये गोल सीक और डेटा टेबल तीनों डेटा से ही रिलेटेड हैं। और बट पोर्ट्रेट की अगर बात करें तो ये एक ओरिएंटेशन का मोड है। आप पेज को ऐसे लंबा दिखाना चाहते हो तो वो पोर्ट्रेट मोड होता है, अगर आप ऐसे दिखाना चाहते हो वो लैंडस्केप होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे थोड़ा अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टपल रिलेशनल कैलकुलस। अब ये क्वेश्चंस आते हैं UGC नेट के अंदर, गेट के अंदर। ठीक है, ये आपके बेसिक अनुदेशक से कोई इसका रिलेशन नहीं है। यहाँ पे हमें डायरेक्ट सिर्फ देखना है कि इसको और कैसे लिख सकते हैं या इसके बराबर की इक्वेशन कैसी हो जाएगी। इक्विवेलेंट तो वो होता है नॉट P1 जो होता है वो, उसके साथ में हम और ऑपरेटर लगा देंगे और ये हो जाएगा P2। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PTR डेटा is a pointer to a data type. The expression pointer PTR data plus plus is equivalent as a C++. यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा PTR डेटा, और ये किसे पॉइंट कर रहे हैं? पॉइंटर टू ए डेटा टाइप, तो पॉइंटर आ जाएगा बाहर और देन इसका इंक्रीमेंट होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SQL का हमें एग्रीगेट फंक्शन बताना है। एग्रीगेट फंक्शन कितने होते हैं SQL में? 5। एक होता है AVG, काउंट होता है, सम होता है, मैक्स, मिन। तो इस तरीके से AVG जो है वो एक एग्रीगेट फंक्शन है। सेलेक्ट, मॉडिफाई, क्रिएट, ये सारी हमने कमांड्स देखी थी। SQL क्वेरी लिखते टाइम पे इनको हम यूज़ लेते हैं। ऑप्शन पूछा है हमसे एग्रीगेट फंक्शन का, वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैक्टिविज्म इज। हैक्टिविज्म का मतलब पूछा है मौजूदा इंटरनेट ढांचे व उनकी खामियों को खोजने के लिए एक परीक्षण तकनीक है। पहचानी गई कमियों को ठीक करने के इरादे से सिस्टम तक पहुंच प्राप्त करना, राजनीतिक सामाजिक उद्देश्य से प्रेरित कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने का कार्य, या सिस्टम में सेंध लगाने व उनकी जानकारी प्राप्त कर सार्वजनिक करने की एक प्रक्रिया। तो होता तो हैक्टिविज्म क्या है? आपके सिस्टम को हैक करना, बट उसका उद्देश्य क्या होता है? राजनीति और सामाजिक उद्देश्यों के लिए जो आपका सिस्टम है वो हैक किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिलेशनल डेटाबेस मिनिमल सुपर की क्या होती है? जैसे मैंने आपको कीज़ का बताया था, रोल नंबर जो है वो एक आपकी प्राइमरी की होती है और रोल नंबर आपकी कैंडिडेट की भी होती है। रोल नंबर आपकी सुपर की भी होती है। आप इस रोल नंबर के साथ में आप नेम भी ऐड कर दो, वो भी सुपर की होती है। तो सुपर की को जब हम मिनिमल कर दें, कम से कम जो हमारे एट्रीब्यूट होते हैं, कम से कम एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए हम एक की बनाएं, उसे बोला जाता है कैंडिडेट की। और बहुत सारी कैंडिडेट की में से एक को बनाते हैं हम टेबल की प्राइमरी की। अब कैंडिडेट की में क्या होता है? नल हो सकता है। जैसे कैंडिडेट की का एग्जांपल है आधार नंबर, तो हो सकता है कि आधार नंबर से हम प्रत्येक बच्चे को यूनिकली आइडेंटिफाई कर लें, बट ये ज़रूरी तो नहीं है कि प्रत्येक बच्चे का आधार नंबर हमारे पास हो। ठीक है, तो ऐसी जो कीज़ होती हैं टेबल में जिनसे हम डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएँ, वो होती है हमारी कैंडिडेट कीज़। बट इन सारी कैंडिडेट कीज़ में से हम उसे एक की को प्राइमरी की बनाते हैं जो नल नहीं हो सकती, और प्राइमरी की डिफ़ाइन करने के बाद ही आप टेबल के अंदर डेटा को रखोगे। तो प्राइमरी की हम बना देते हैं रोल नंबर को। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा स्कूल में जिसको रोल नंबर ना मिला हो। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सुपर की को यदि हम मिनिमल कर दें वो हो जाती है कैंडिडेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग हैश डिफाइन। साइज़ यहाँ पे डिफाइन कर दिया 11।
एक स्ट्रक्चर बनाया है स्टैक नाम का, इंटीजर एरे है जिसमें साइज़ दे दिया ये 11, ठीक है, और इंट टॉप जो एलिमेंट है उसमें -1 दे दिया। यहाँ पे पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टॉप दैट डज नॉट कॉज द ओवरफ्लो ऑफ द स्टैक। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है कि ओवरफ्लो कंडीशन ना आ जाए। -1 से स्टार्ट हो रहा है टॉप, तो वो जाएगा -1 से लेके वो चला जाएगा 10 तक, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ओल्डेस्ट फ़ोन हैकिंग टेक्निक यूज्ड बाय हैकर टू मेक फ्री कॉल्स। स्पैमिंग, स्पैम करना या स्पैम वर्ड यूज़ लेते हैं मेल के रिगार्डिंग। जब हमें कोई एडवर्टीजमेंट के या कोई भी मेल आते हैं तो जीमेल का जो एल्गोरिदम है वो अपने आप उनको फाइंड कर लेता है, वो उन मेल्स को रिकॉग्नाइज करके स्पैम फोल्डर में जो है सेव कर देते हैं ताकि वो हमारे आगे ही ना आए। फ़िशिंग होती है जैसे कंज्यूमर को बेवकूफ़ बना के या किसी पर्सन को बेवकूफ़ बना के ये बोलना कि आपकी लॉटरी लग गई, आप मुझे ये OTP बता दो, तो अपने जाल में फंसाना एक तरह से, वो होता है फ़िशिंग। और क्रैकिंग होता है किसी भी चीज़ को क्रैक करने के लिए। यहाँ पे जो पूछ रहा है कि हैकिंग की ऐसी कौन सी सबसे पुरानी टेक्निक है जो हैकर यूज़ करते थे फ्री कॉल के लिए, ये होता है फ्रीकिंग। तो फ्रीकिंग में क्या होता था, आप जैसे 2 जने अगर बात कर रहे हो तो उस कॉल को बीच में ट्रेस कर लेना, उनकी बातों को सुनना, या फिर एक तरह से बिल किसी और के नाम से उठ रहा है बट आप वो जो है आपकी लाइन का यूज़ लेके और फ्री कॉल कर रहे हैं। ये सारे जो टेक्निक्स होती थी वो होती थी फ्रीकिंग। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूजुअली यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ वाईफाई हैकिंग। वाईफाई हैकिंग में कौन सी एक प्रोसेस होती है? एयर क्रैक, वायर शार्क, नॉर्टन। देखो नॉर्टन नाम से तो हमने सुना है एंटीवायरस होता है, बाकी जो एयर क्रैक जो होती है वो होती है एक वाईफाई हैकिंग की टेक्निक। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट डज नॉट फिजिकली एग्जिस्ट। इनमें से कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जो भौतिक रूप से मौजूद नहीं है? तो वो देखो बेस टेबल होती है, इंडेक्स होता है, बट व्यू जो होती है वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं होता। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। वट इज़ द आउटकम ऑफ द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। डायरेक्ट पूछा है, इसकी जो कैलकुलेशन करके बतानी है रिजल्ट क्या मिलेगा आपको। देखो डायरेक्ट मेथड भी हो जाएगा और आप स्टैक की सहायता से भी कर सकते हो। सबसे पहले आप ये वाला उठा लो, 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 से तो ये हो जाएगा 6, और ये जो ऑपरेटर है वो इनके आगे लगा हुआ है तो 8 को डिवाइड करना है 4 से, ये हो जाएगा 2। ये इतनी लाइन आपने पूरी कर ली। उसके बाद हम बात करेंगे माइनस की, तो 6 में से 2 को माइनस कर दो, कितना आया आपका 4। फिर ऑपरेटर आएगा प्लस, तो देखो 4 + 1 कितना आया 5। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सुपर की इन द रिलेशनल स्कीमा विद एट्रीब्यूट v w x y z एंड प्राइमरी की v y। यहाँ पे प्राइमरी की तो हमें दी है और पूछी है कौन सी एक सुपर की नहीं हो सकती। तो अभी मैंने आपको पीछे बताया प्राइमरी की में आप कुछ भी ऐड कर दोगे तो वो सुपर की कहलाएगी, नॉर्मल सी बात है, और उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि एक प्राइमरी की अपने आप में क्या होता है उसको ढूंढने में सक्षम है। अब आप उसमें अगर एक चीज़ को और ऐड कर दोगे, एक एट्रीब्यूट और ऐड कर दोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वी वाई जो है वो हमारी प्राइमरी की है। देखो इसका एक डायरेक्ट है कि आप वी वाई मतलब प्राइमरी की आपको प्रत्येक की में मिलनी चाहिए। वी वाई जो है वो यहाँ भी है, यहाँ पे भी है वी वाई, और कुछ एडिशनल हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। वी वाई यहाँ पे भी है और वी वाई यहाँ नहीं है। कौन सी सुपर की नहीं हो सकती? तो जिसमें प्राइमरी की ही नहीं आई अभी तक पूरी, वो सुपर की तो हो ही नहीं सकती। ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच व्हाट विल बी द पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ बाइनरी ट्री इन इफ़ द प्री ऑर्डर, मतलब ये जो है वो तो दे रखा है प्री ऑर्डर ABCDEF, और इन ऑर्डर ट्रावर्सल दे रखा है ये वाला, दोनों दे रखे हैं। हमसे पूछा है पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, पहले आपको ट्री बनानी होती है, उसके बाद में आप उसका पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल निकालोगे। मुझे आप सिर्फ प्री की डेफिनेशन बताओ, प्री में रूट कहाँ पे होगा? सबसे आगे। और इन ऑर्डर में रूट कहाँ पे होगा? मिड में।
ये 2 स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। यहाँ पे देखो जो सबसे आगे है वो रूट नोड होगा, ये आपको पता चल गया। इन ऑर्डर में रूट जो है वो बीच में होगा। तो अब आपको पता चल गया रूट जो है वो बीच में है, ए जो है वो यहाँ पे है, इसके लेफ़्ट के अंदर है बी, और राइट में क्या क्या डेटा है, डी सी एफ ई। ठीक है, बी की जगह सेट हो चुकी है, बी जो है वो ए के लेफ़्ट में आएगा तो बी हटा दो। आगे क्या आया, सी। प्री में क्या होता है, रूट पहले आता है तो सी पहले होगा। यहाँ पे इस सी को तो रख लो, रूट पहले आ जाएगा। अब सी के बाद में यहाँ देखो डी जो है वो लेफ़्ट में है तो डी आप यहाँ पे कर दो। राइट में क्या है, एफ और ई, ये आ गया। डी भी अपनी जगह पे सेट हो गया। आगे आया ई। प्री ऑर्डर में रूट आगे और पोस्ट इन ऑर्डर में रूट बीच में। रूट क्या आना चाहिए प्री ऑर्डर के हिसाब से, ई। ई के लेफ़्ट में है एफ तो वो हो जाएगा लेफ़्ट चाइल्ड। अब पूछा है हमसे इसका पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर में रूट होता है बाद में, लेफ़्ट राइट रूट। ठीक है, इस तरीके से हमें लिखना है। अब हम इसको लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले लेफ़्ट तो पहले लिखेंगे बी, रूट नहीं लिखना, पोस्ट ऑर्डर है इसलिए रूट आएगा सबसे लास्ट में। फिर हम इधर आए सी पे, सी तो रूट है तो लेफ़्ट पे गए, यहाँ पे आ जाएगा डी। डी के बाद में गए हम राइट पे, राइट में ई, बट ई भी किसी का रूट है तो हम गए एफ़ पे, यहाँ पे आ जाएगा एफ़। अब वापस जाते टाइम पे देखो एफ़ से ऊपर गए तो रूट लिख देंगे, रूट आ जाएगा यहाँ पे ई, रूट क्योंकि बाद में आएगा। ई के बाद में सी की बारी आएगी, यहाँ पे अब हम इसको लिख देंगे सी को, और सी जब लिखा जाएगा तो बारी आ जाएगी ए की, लास्ट में आ जाएगा ए। अब आप इसके साथ में अपना ऑप्शन मैच कर लो। बी सी एफ डी ई ए ये गलत है, बी डी, बी डी से एक ही ऑप्शन है, बी डी एफ ई सी ए, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। तो सॉफ्टवेयर का प्रोसेस मॉडल कौन सा नहीं है, कोकोमो मॉडल नहीं है, ये कॉस्ट एस्टिमेशन का मॉडल होता है। बाकी प्रोटोटाइप होता है, स्पाइरल मॉडल होता है, लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल भी होता है। इसका थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन हमने देखा था जब हमने सैड को पढ़ा था एक बार। और कोकोमो मॉडल जो है वो नहीं बिलोंग करता सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेस्टिंग फोकस ऑन हैवीली टेस्टिंग ऑफ वन पर्टिकुलर मॉड्यूल। एक तो होता है नॉर्मल टेस्टिंग, तो आपको पता होना चाहिए पूरा सॉफ्टवेयर बनाते टाइम पे सबसे पहले उसकी छोटे छोटे यूनिट्स होती हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल्स होते हैं, उनको हम बनाते हैं, उनके टेस्ट होते हैं। बट कोई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है उसके ऊपर हमने हैवीली टेस्टिंग की है। हैवीली मतलब आपने उसको नॉर्मल तो क्या होता है प्रत्येक यूनिट के अंदर आप 10 बार टेस्ट करते हो, 10 बार सैंपल डालते हो और देखते हो उसका आउटपुट क्या आ रहा है। अगर आपका आउटपुट सही है तो आप उसको पास कर देते हो। हैवीली टेस्टिंग का मतलब क्या हो गया, आपने उस एक मॉड्यूल को कम से कम 1000 बार टेस्ट किया। ठीक है, इस तरह की जो टेस्टिंग होती है उसका नाम क्या होता है, फज टेस्टिंग, ब्रेथ टेस्टिंग, इंटर सिस्टम टेस्टिंग या गोरिल्ला टेस्टिंग, तो वो कहलाती है गोरिल्ला टेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रैम चिप हैज़ ए कैपेसिटी ऑफ 1024 वर्ड्स ऑफ 8 बिट ईच 1K। 1024 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 10, और 2 की पावर 10 को हम लिखते हैं 1K गुना 8 बिट, ये बोल रहा है ये। ठीक है, अब ये तो है रैम की कैपेसिटी। द नंबर ऑफ 2 into 4 डिकोडर विद इनेबल लाइन नीडेड, पूछा है कि कितने नंबर ऑफ डिकोडर चाहिए, 2 गुना 4 के, टू कंस्ट्रक्ट 16K गुना 16 बिट की रैम फ्रॉम इस वाली रैम के साइज़ से। तो सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ़ रैम पता करेंगे। टोटल नंबर ऑफ़ रैम हमें या मेमोरी कितनी हमें बनानी है, 16K गुना 16, इतनी रैम आपकी इतनी रैम की पूरी कैपेसिटी है। प्रत्येक रैम की कितनी कैपेसिटी है, 1K गुना 8। तो देखो K से K कैंसिल हो जाएगा और 8 दूनी 16, 16 दूना 32। रैम चिप की अगर बात करें तो 32 चिप लगेंगी आपकी इस पूरे सिस्टम में, 32 चिप लगेगी, मगर 16 बिट की होनी चाहिए। अब 16 बिट की अगर होगी,
एक रैम की कैपेसिटी कितनी है 1K इंटू 8 बिट की। इसको 16 बिट में करने के लिए हमें 2 रैम लगानी पड़ेगी। 2 रैम लगा के एक पैकेट बना देंगे इस तरीके से। फिर अगली जो रैम लगाएंगे वो उसमें भी 2 बिट जो 2 रैम्स हैं उनकी पैकेट लगा देंगे। तो ये होनी तो कितनी चाहिए 32, बट एक ही में हमने कितने घुसा दिए 2 को। ठीक है, तो ये 16 लाइन्स हो जाएंगी, 16 रो हो जाएंगी। पहली रो ये हो जाएगी, दूसरी रो ये वाली हो जाएगी और ये 15 तक चलेंगी। अब आपने 15 जो है 16 आपने यहाँ पे रो के अंदर रैम लगा दी। प्रत्येक रो के अंदर 2 रैम की चिप लगी हुई है। उस रैम की कैपेसिटी कितनी है 1K इंटू 8। ठीक है, ये पूरा आपका क्वेश्चन है। अब ये पूछ रहा है कि आपको कितने नंबर ऑफ डिकोडर चाहिए 2 गुना 4 के। तो देखो यहाँ पे 16 है और 16 में अगर हम इसको काउंट करेंगे डिकोडर को तो 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 4, और प्रत्येक में 2 हैं तो हमें कितने डिकोडर चाहिए 1। कुल मिला के कितने डिकोडर हो गए आपके 5। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन भी बेसिक अनुदेशक से रिलेटेड नहीं है, ये आपका सीनियर अनुदेशक का एग्ज़ाम जो है उसमें अगर ये क्वेश्चन आता तो वहाँ पे हम इसको सही कर लेते, बट यहाँ ही आपका आउट ऑफ द कोर्स ही जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है P एंड Q दे रखा है आपको, आर द नॉन ज़ीरो पॉजिटिव इंटीजर द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट विल परफॉर्म वाइल। यदि P नॉन इक्वल टू है 0 के तो आपको क्या करना है, इस लूप के अंदर जाना है। इफ़ P इज़ ग्रेटर देन Q देन P इक्वल टू P माइनस Q करना है। एल्स क्या करना है आपको, Q इक्वल टू Q माइनस P करना है। इस क्वेश्चन में हमारी दिक्कत क्या हो जाती है, हम इसको समझ बैठते हैं कि इसमें से बड़ी संख्या में से छोटी को माइनस कर रहे हैं, बट एग्जैक्टली आप इस लास्ट स्टेटमेंट पे देखो ये क्या प्रिंट करेगा। जब आप इस लूप से बाहर आ जाओगे उस समय लास्ट में आपको जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी, तो वो निकालता है कंप्यूट जीसीडी, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़न की ये पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग जो कोड दिख रहा है आपको ये है जीसीडी का कोड। यदि आपने इसे कर रखा है तो आप इसको करेक्ट करोगे, अदरवाइज़ ये देखने में हमें ऐसे लगता है सब्ट्रैक्शन हो रहा है, छोटे नंबर को हम बड़े से माइनस कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। ये जो है कैलकुलेट करके देगा आपको जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़न। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच एजेंट डील्स विद द हैप्पी एंड अनहैप्पी स्टेट। तो वो होता है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर कैन बी, अब ये किसके बारे में बोला है, ट्रू स्टेटमेंट बतानी है एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। देयर कैन बी ए ट्राई ब्लॉक, मतलब एक ट्राई ब्लॉक है विदाउट द कैच ब्लॉक। हमने पूरे प्रोग्राम में कैच ब्लॉक नहीं लिखा बट हमने ट्राई को यूज़ किया है, बट वाइस वर्सा इज़ नॉट पॉसिबल। और उसका मतलब क्या है कि आपने कैच ब्लॉक तो लिख दिया बट आपने ट्राई नहीं लिखा, तो वो अलाउड नहीं है, बट ट्राई लिखना अलाउड है। अगर आप बिना कैच के ट्राई ब्लॉक लिखते हो तो वो बिल्कुल अलाउड हो जाता है। ठीक है, बिना ट्राई के कैच ब्लॉक लिखोगे तो अलाउड नहीं है। नेक्स्ट है देयर इज़ नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ कैच ब्लॉक कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए ट्राई ब्लॉक। बिल्कुल, अगर हम ट्राई ब्लॉक एक बना दें उसके अलावा अगर हम बहुत सारे कैच ब्लॉक बना दें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। द ऑब्जेक्ट मस्ट बी क्रिएटेड ऑफ ए स्पेसिफिक क्लास ऑफ विच द एरर हैज़ अकर्ड। ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल गलत हो जाएगी। फोर्थ स्टेटमेंट है टू एग्जीक्यूट ए कोड विद ईच एंड एवरी रन ऑफ प्रोग्राम द कोड विल बी रिटन इन फाइनली ब्लॉक। ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 4, ये जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्पेशल सॉफ्टवेयर टू क्रिएट ए जॉब क्यू इज़ कॉल्ड। तो जॉब क्यू क्रिएट करने के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, वो होता है स्पूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक जो स्टेटमेंट है वो कंटेन एन एरर आएगी उसमें। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन देखो, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी। आपको एक टेबल में से एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करनी है, वेयर करके इन्होंने डायरेक्ट कंडीशन दे दी है ना, ये अभी देखेंगे।
सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय। भाई आपको एम्प्लॉय आईडी किसी की अगर सेलेक्ट करनी है तो आपको बताना पड़ेगा ना वो कहाँ पे सेव है, तो टेबल बतानी पड़ेगी। यहाँ पे बता दी सेकंड ऑप्शन में कि फ्रॉम, आपको इस टेबल से लानी है वो एम्प्लॉय आईडी। और इसमें सेलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब होता है आप जो भी है सारे सेलेक्ट कर लो, सभी रो जो हैं वो सेलेक्ट कर लो फ्रॉम एम्प्लॉय, यहाँ पे भी टेबल दी है। और सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब इसमें एरर यही है कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट पे इन्होंने ये नहीं बताया कि एम्प्लॉय आईडी कौन से टेबल की है या कौन से टेबल से हमें ये डेटा चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा आपका। गलत या एरर स्टेटमेंट यहाँ पे पूछी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट ए वैलिड एक्सटेंशन ऑफ ऑडियो फाइल। तो ऑडियो की MID होती है, MP3 होती है, वेव होती है, रार नहीं होती। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट दैट हैज़ 2 की पावर n। मतलब 2 की पावर n जो है वो इनपुट लाइन होगी, बट आउटपुट लाइन जो है वो सिर्फ सिंगल होगी। ये कैसा एक कॉम्बिनेशनल लॉजिकल सर्किट है, ये होता है मल्टीप्लेक्सर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेट कैन बी प्रोसेस्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम। कितनी स्टेट्स होती हैं। सबसे पहले तो होती है रेडी। रेडी के आपने बाद में बात की होगी रनिंग की। रनिंग के बाद में होती है ब्लॉक। ब्लॉक से वो वापस आती है रेडी पे। और एक आपने स्टेट सुनी होगी टर्मिनेट। और जब भी प्रोसेस कोई नई प्रोसेस आती है वो जो स्टेज है या वो जो स्टेट होती है वो कहलाती है न्यू स्टेट। न्यू स्टेट से ही सारी की सारी प्रोसेस आती है रेडी में। उसको जब CPU मिलेगा तो वो चली जाएगी रनिंग में। कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पेंडिंग रह गया तो वो आ जाएगी ब्लॉक में। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने के बाद वो कहाँ जाती है रेडी में। ये क्वेश्चन आया था आपका सीनियर में। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होने के बाद ब्लॉक स्टेट से प्रोसेस कहाँ पे जाएगी, तो वो जाती है रेडी स्टेट में। और यदि कोई भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन नहीं है, बस वो पूरी हो गई, तो वो टर्मिनेट हो जाएगी, बाहर चली जाएगी सिस्टम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, INT फाइल इन विंडोज़ 95, ये क्या कौन सी फाइल होती है। ये होती है हमारी टेक्स्ट फाइल। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल से पूछा है 2016 एक्सेल का। इफ़ यू वांट टू इंसर्ट 3 कॉलम, आपको 3 कॉलम इंसर्ट करने हैं, तो बिटवीन G एंड H, मतलब G और H के बीच में आपको 3 कॉलम इंसर्ट करने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो आप क्या करोगे, सेलेक्ट EFG एंड राइट क्लिक। नहीं, गलत है। आपको सेलेक्ट करना है डायरेक्ट H को सेलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करोगे, इंसर्ट करोगे कॉलम। सेलेक्ट इंसर्ट ऑफ 3 टाइम्स, मतलब 3 बार इंसर्ट करोगे तो 3 कॉलम इंसर्ट हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क फायरवॉल कहाँ पे काम करता है। नेटवर्क फायरवॉल किस रूप में कार्य करता है ना। वर्क्स एज ए पैकेट फिल्टर, फ्रेम फिल्टर, AB दोनों, या फिर नन ऑफ दी अबव। ये काम करता है एक तरह से पैकेट फिल्टर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंफॉर्मेशन दैट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इन इनक्रिप्शन। तो इनक्रिप्शन में रूपांतरित होने वाली जानकारी को पूछा है कि क्या बोलेंगे, कौन सी जो जानकारी है वो इनक्रिप्ट होगी। आपके पास एक प्लेन टेक्स्ट होगा, उस टेक्स्ट के ऊपर आपने कोई इनक्रिप्शन टेक्निक लगाई, तभी उसके ऊपर हम इनक्रिप्शन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्लेन टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम किसी वेरिएबल को फाइनल घोषित करते हैं तो वेरिएबल की वैल्यू को फाइनल मेथड में मॉडिफाई किया जा सकता है। बिल्कुल गलत है। अगर आप किसी वेरिएबल को, किसी फंक्शन को फाइनल अगर आप घोषित ही कर रहे हो तो उसको फिर मॉडिफाई करना पॉसिबल नहीं है। यदि किसी मेथड को फाइनल घोषित किया गया तो उस मेथड को सब क्लास में ओवरराइड नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है। यदि किसी क्लास को फाइनल घोषित किया जाता है तो उसे इनहेरिट नहीं किया जा सकता। यदि आप ऐसा करते हैं तो कंपाइल टाइम एरर देगा। बिल्कुल सही है। और फाइनल जो है वो जावा का एक मेथड है जिसे मेमोरी में किसी ऑब्जेक्ट को हटाने से पहले गार्बेज कलेक्टर थ्रेड द्वारा कॉल किया जाता है। देखो ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। गलत पूछा है तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द डैश एनकोडिंग स्कीम ईच 24 बिट बिकम 4 6 बिट चंक्स एंड इवेंचुअली आर सेंड एज 32 बिट। ये कौन सी एनकोडिंग स्कीम होती है? इसका नाम है बेस 64। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ पासवर्ड क्रैकिंग टेक्निक? कौन सी पासवर्ड क्रैकिंग टेक्निक है? तो ब्रूट फोर्स होता है, अटैक हाइब्रिड भी है, सीलेबल भी है, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइन प्रिंटर? लाइन प्रिंटर कौन सा होता है और पेज प्रिंटर कौन सा होता है? देखो, लाइन ड्रम प्रिंटर बिल्कुल सही है, और पेज प्रिंटर आपका हो जाएगा, ड्रम जो है 2 में है, पेज आपका हो जाएगा लेज़र प्रिंटर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ नो एसक्यूएल? मोंगोडीबी होता है, काउचडीबी होता है, एच बेस होता है, क्यू बेस कोई नो एसक्यूएल का टाइप नहीं है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फाइंड एक्स, यहाँ पे देखो क्या दिया है 356, इसका बेस है 8 और इसे आपको हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। एक्स की वैल्यू हमसे पूछी है, कैसे चेंज करेंगे? ऑक्टल नंबर को 3-3 बिट में लिख लो, 6 को ऐसे लिखेंगे 101 यूँ लिखेंगे और 3 लिख देंगे इस तरीके से। अब आप 4-4 बिट के ग्रुप बनाओ क्योंकि हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। तो ये हो जाएगा 8 4 12 और 2 14। 14 को कैसे लिखेंगे? ई। वापस से 8 4 12 और 2 14, 14 को ई लिखेंगे। ऑप्शन सही हो जाएगा ई और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सी व्हाट आर द वेरिएबल टाइप्स ऑफ रियल डेटा टाइप फ्लोटिंग डेटा टाइप? मतलब ये सीधा फ्लोटिंग के डेटा टाइप्स पूछे हैं, कौन कौन से टाइप्स में ये अवेलेबल हैं। फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ये सही हो जाएगा। एक्सेल का एक फॉर्मूला दिया है एलसीएम 5, 7 और 35। क्या एलसीएम होगा इसका? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 35 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेस्ट लेवल आर प्रीफर्ड परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर? अब टेस्ट के जो लेवल है उनमें भी एक फिक्स ऑर्डर होगा, उस ऑर्डर में ही उसको हम क्या करेंगे, पूरे टेस्ट को देखेंगे। सबसे पहले होता है एक यूनिट का टेस्ट, ठीक है। यूनिट के बाद में हम 2-3 यूनिट्स को जोड़ते हैं, पूरा मतलब कंप्लीट करके फिर उसकी टेस्टिंग करते हैं, तो उसे बोला जाता है इंटीग्रेशन। यूनिट के बाद इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के बाद हम सिस्टम बनाते हैं, फिर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। ऑप्शन बी जो है वो हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डिसीजन टेबल लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट इज कॉल्ड? तो इसमें क्या होता है, डिसीजन टेबल में लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट को किसी अदर नाम से जानते हैं। लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट जो होता है उसका अलग नाम होता है, लेफ्ट लोअर का नाम होता है एक्शन स्टब। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशनल अलजेब्रा बताना है हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनरी ऑपरेशन? यूनरी ऑपरेशन क्या होता है, जहाँ पे एक ही ऑपरेंड हो और एक आपने ऑपरेटर वहाँ पे लगा दिया। बात हो रही है रिलेशनल अलजेब्रा की, तो यहाँ पे हमने कमांड्स के बारे में बात की थी। यूनियन कब होगा, जब आपको 2 सेट देगा, बीच में आप यूनियन लगाओगे, या कोई 2 टेबल देगा यूनियन लगाओगे, 2 सेट देगा तब आप यूनियन लगाओगे। प्रोडक्ट भी क्या होता है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई भी कैसा ऑपरेटर है, इसमें भी आपको 2 चीज़ें चाहिए। बट सेलेक्ट और प्रोजेक्ट, सेलेक्ट तो लगता है आपकी रो के ऊपर, आप कितनी रो सेलेक्ट करना चाहते हो वो कंडीशन आप यहाँ पे लगा सकते हो। और प्रोजेक्ट जो है वो लगता है कॉलम पे, आपको कौन कौन सा कॉलम चाहिए टेबल में, ठीक है। ये दोनों ही यूनरी होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा 1 and 2, बोथ आर यूनरी ऑपरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज़ मेजर ऑफ सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी? सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी या जटिलता का मापक क्या है? लाइन ऑफ कोड कितना है वो भी बताएगा कॉम्प्लेक्सिटी उसकी। नंबर ऑफ जो लोग हैं वो कितने सालों तक काम करेंगे, ये भी सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी के अंडर आ जाएगा। और नंबर ऑफ फंक्शन पॉइंट कितने हैं, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो किसी ओएस की नियमित कार्यात्मकता को बदल देता है, टारगेट सिस्टम पर पूर्ण नियंत्रण कर लेता है और पीड़ित के सिस्टम पर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की भांति कार्य करता है। तो बड़ी जो मोटी मोटी बात है वो ये है कि
यूज़र का जो सिस्टम है पूरा हैक कर लेगा, पूरा एडमिनिस्ट्रेटर वो खुद ही बन जाएगा, कंट्रोल वो सारा खुद अपने हाथ में ले लेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? वैसे एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर को बोला जाता है रूट किट, वायरस, ट्रोजन हॉर्स या स्पाईवेयर। तो वो कहलाता है रूट किट, जो आपके डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही हमला कर दे और पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर अपना कब्जा कर ले, उसको अपने नियंत्रण में ले ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ईमेल प्रोटोकॉल जो है वो हमने अच्छे से याद कर रखा है। पूछा गया है, देखो पॉप भी दे रखा है, SMTP, अच्छे से पढ़ के फिर आंसर देना है। इंटरनेट के माध्यम से संदेशों के स्रोत से गंतव्य तक पहुंचाने में प्रयुक्त कौन सी होती है? मतलब आपको कहाँ पे जाना है, इंटरनेट के थ्रू सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ लोगे? वो होता है SMTP, ठीक है। बट रिसीविंग सर्वर से रिसीवर को यदि मेल चाहिए तो वो होता है POP3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी जो स्टेटमेंट है वो रिगार्डिंग की जो है वो सही है? एक सुपर की इज़ एन एट्रीब्यूट और कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड इन RDBMS, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। कई बार हम इसको यहीं डिस्कस कर चुके हैं। एक कैंडिडेट की इज़ ए सब सेट ऑफ सुपर की, सेम पेपर में क्वेश्चन पूछा है जैसे अभी देखा था कि सुपर की का मिनिमल की कौन सी होगी? सुपर की का सबसेट या सुपर की को अगर हम कम से कम छोटा करने की कोशिश करें वो कहलाती है कैंडिडेट की, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड है ऑल सुपर की आर कैंडिडेट की, जितनी भी सुपर कीज होती हैं वो कैंडिडेट की होती हैं, बट वाइस वर्सा इज़ नॉट ट्रू, बट जितनी भी कैंडिडेट की होंगी वो सब सुपर की नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी गलत हो गई। यहाँ पे हमें सही बताना है तो 1, 2 जो है वो ट्रू है, बाकी थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टाइनी बूट स्ट्रैप लोडर प्रोग्राम इज़ सिचुएटेड इन, कहाँ पे रखा होता है वो रखा होता है बायोस के अंदर। ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा करेक्ट। ए रिलेशन इन विच एवरी नोन की एट्रीब्यूट इज़ फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका सीनियर से ही रिलेटेड है, बेसिक अनुदेशक में इसका कोई मतलब नहीं है। विच हैज़ नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, तो ये नॉर्मलाइजेशन टॉपिक का पूरा क्वेश्चन है, ये इसका डायरेक्ट आंसर लिख लो आप। इसका हो जाएगा थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो होती है वो बिलोंग करती है वहाँ पे नो, अगर कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है तो वो इसका क्राइटेरिया फुलफिल करती है कि वो 3NF में हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द ऑपरेशन कॉन्स्टिट्यूट ए बेसिक सेट ऑफ ऑपरेशन फॉर मैनिपुलेटिंग रिलेशनल डेटा। तो रिलेशनल डेटा में अगर आपको कुछ मैनिपुलेशन करना है, कौन से ऑपरेशन या ऑपरेशनों के मूल सेट का गठन करते हो? तो वो होता है देखो डायरेक्ट रिलेशनल अलजेब्रा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमांड दे रखी है DDL, DML, TCL और बाइनरी ऑपरेशन, इनके जो बराबर हमें इनके फंक्शन बताने, क्या क्या फंक्शन इसके होते हैं। तो देखो DDL जो है वो डायरेक्ट हमें पकड़ में आ रही है, वो होती है रिवॉक। TCL देखो ट्रांजेक्शन कंट्रोल के लिए आप कमिट को यूज़ लेते हो, ठीक है। एक आपने मैच कर लिया, सी का हो जाएगा यहाँ पे सेकंड, सी में सेकंड देखो एक में ही है। साथ में बाइनरी ऑपरेशन जो है उन पे हम जो नेचुरल डिफरेंस है वो लगा सकते हैं, डी का हो जाएगा थर्ड, ये भी बिल्कुल मैच कर रहे हैं। DDL कमांड देखो मैंने आपको एक बताई थी रिवोक जो है वो एक DDL कमांड है, और यहाँ पे मैंने एक कमांड आपको DDL के अंदर और बताई थी ट्रंकेट, तो ये कमांड थोड़ी पूछी जाती हैं। और एक है DML, तो DML जो है वो हो जाएगी डायरेक्ट लॉक टेबल से रिलेटेड हो जाएगी। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको B लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमाफोर का क्वेश्चन है ये, इसमें देखो क्या होता है, इनिशियलाइज किससे किया हमने सीमाफोर को, 8 से किया है, देन 12 P ऑपरेशन किए हैं। P का मतलब है माइनस करना है, V का मतलब है ऐड करना है, और 7 जो है वो किए हैं हमने V मतलब सिग्नल ऑपरेशन, P का मतलब होता है वेट ऑपरेशन। देखो डायरेक्ट था कि 8 के अंदर हमें माइनस करने हैं 12, प्लस करने हैं 7, 15 में से 12 गए 3, आंसर आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पाइथन का हमसे एक कोड पूछा था जिसमें तीसरा ऑप्शन आपको अगर क्लियर नहीं दिख रहा आप अपने पेपर में देख लेना।
ऑप्शन सी जो है वो गलत हो जाएगा। इनकरेक्ट यहाँ पे पूछा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना तो इन्होंने कोमा दिया, ना इन्होंने कुछ छोड़ दिया, यहाँ इन्होंने डायरेक्ट स्पेस लगा दिया, और स्पेस जो है वो पाइथन में अलाउड नहीं होता। ऑप्शन जो है सी हो जाएगा यहाँ पे गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड के अंदर हमें यदि कोई क्रिएट करना है एक टू असाइन ए वर्ड या फिर एक पॉइंट टू स्पेसिफिक पॉइंट इन ए डॉक्यूमेंट, मतलब एक पूरा डॉक्यूमेंट है, आपको एक स्पेसिफिक वर्ड के ऊपर जाना है ना, तो हम क्या करते हैं, बुक मार्क लगा देते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज़ यूज टू मिनिमाइज मेमोरी प्रोसेसर स्पीड मिसमैच। देखो मेमोरी की और जो आपका प्रोसेसर है, प्रोसेसर की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, मेमोरी से मतलब है रैम से। रैम और प्रोसेसर के स्पीड में बीच में मिसमैच ना हो, इसके लिए हम कौन सी मेमोरी का यूज़ लेते हैं, काफ़ी बार बात कर चुके हैं, वो होती है आपकी कैश मेमोरी। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग जावा। तो देखो जावा के अंदर फाइनल कीवर्ड से भी क्वेश्चन पूछा है, बहुत सारे क्वेश्चन लैंग्वेज बेस के ऊपर इन्होंने दे रखे हैं। इनके आंसर आप कब दे पाओगे, यदि आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ रखा है और आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया। फर्स्ट स्टेटमेंट है, कॉन्स्टेंट दैट कैन नॉट बी चेंज्ड आर डिक्लेयर्ड यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड। तो वो कीवर्ड तो हम पढ़ चुके हैं अभी पीछे, फाइनल कीवर्ड होता है, ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। और सेकंड है, ए क्लास कैन ओनली इनहेरिट वन क्लास। आप सिर्फ एक क्लास को ही इनहेरिट कर सकते हो, मल्टीपल को अलाउड नहीं करता जावा, मैंने आपको बताया था। और दैट कैन इम्प्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेस। तो यदि आपको मल्टीपल इस तरीके से कुछ इनहेरिट करना है तो आप इंटरफेस क्रिएट करके उनको आप इनहेरिट कर लो। सिर्फ बी जो है वो ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमांड पूछी है स्निपिंग टूल ओपन करने की, तो वो होती है विंडो की के साथ में आप शिफ्ट और एस को प्रेस करोगे, एक स्निपिंग टूल आपको मिलेगा। वो टूल एग्जैक्टली क्या होता है, जैसे आपको अपनी पूरी डिस्प्ले के ऊपर कोई चीज़ है उतनी सी वो चाहिए, ठीक है, तो वो स्निपिंग टूल आप यहाँ से ओपन कर लोगे, तो इतना इतना आप क्रॉप करके कहीं पे भी ले जाके पेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन IP पैकेट हैज़ अराइव्ड विद द फर्स्ट 8 बिट, और ये बिट दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। तो पहले तो बताओ, IP पैकेट जो होता है वो सिर्फ 8 बिट के साथ में गया, और उसके बाद में क्या होगा, रिसीवर रिजेक्ट कर देगा पैकेट को। द टोटल नंबर ऑफ बाइट इन हेडर इज 16 बाइट, नंबर ऑफ होप दिस पैकेट कैन ट्रैवर्सल इज़ 2, द अपर लेयर प्रोटोकॉल इज़ ICMP। तो इन सब का तो कोई मतलब ही नहीं है, पैकेट आपका पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इन MS वर्ड गटर मार्जिन जो होते हैं वो हमने पढ़े हुए हैं। गटर मार्जिन होता है बाइंडिंग वाली साइड पे जो आप एक जगह रखते हो, स्पेस रखते हो पेज में कि वो बाइंडिंग में काम आएगा, उसे बोला जाता है गटर मार्जिन। मार्जिन से रिलेटेड है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो ये डायरेक्ट है, PDP-11 जो आपका है वो फर्स्ट जनरेशन से बिलोंग नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल इन ए DFD इज़ a data store with only inbound flows, a data store with move more than one inbound flow, a data store with no inbound flows। तो ये तो गलत है स्टेटमेंट। with more than one inbound flow ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो डेटा है वो स्टोर किया था with only inbound flows। ये बाह्य प्रवाह नहीं होगा, इसको आप आंतरिक प्रवाह कर लेना, ये शायद यहाँ पे या तो टाइपिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WiMAX और वाईफाई के बारे में हमें बताना है। वाईफाई जो है वो यूज़ करता है रेडियो वेव्स को टू क्रिएट अ वायरलेस कनेक्शन, मतलब वायरलेस कनेक्शन बनाने के लिए वो रेडियो वेव्स का यूज़ लेता है। WiMAX में क्या होता है, स्पेक्ट्रम को यूज़ लिया जाता है। सेकंड है, ये तो बिल्कुल सही है। सेकंड है कि वाईफाई इज़ डिफाइंड अंडर IEEE 802.11। इस जो ये स्टैंडर्ड होता है, अब ये स्टैंडर्ड नाम से दिया है सीनियर वाले पेपर में, ठीक है, तो ये बिल्कुल वाईफाई के लिए होता है। और WiMAX के लिए कौन सा डिफ़ाइन किया गया है, IEEE 803.16, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
वाईमैक्स कवर कंपैरेटिवली लार्ज एरिया देन वाईफाई, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये, तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी सर्च इज़ फास्टर देन लीनियर सर्च, बिल्कुल सही है, क्योंकि लीनियर सर्च हम कब अप्लाई करते हैं, जब पूरा का पूरा हमें पूरा एरे ही सर्च करना पड़े, ऑर्डर्ड डेटा नहीं हो हमारे पास, तब हम लीनियर सर्च करते हैं। बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ log n और लीनियर सर्च की होती है ऑर्डर ऑफ n, कि जितने नंबर है आपको सबको एक एक करके चेक करना पड़ेगा जब तक आपको अपना डेटा ना मिल जाए। दूसरी स्टेटमेंट है बाइनरी सर्च में नॉट बी अप्लाइड ऑन ऑल द इनपुट लिस्ट ऑन विच लीनियर सर्च कैन बी अप्लाइड, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बाइनरी सर्च सिर्फ सॉर्टेड जो लिस्ट होती हैं, मतलब जिनको हम पहले से सॉर्ट कर चुके हैं कि 2 के बाद 3 फिर 4 फिर 5 फिर 8 फिर 12, इस तरीके से सॉर्टेड लिस्ट होनी चाहिए बाइनरी सर्च के लिए। बट लीनियर क्या बोलता है, आप ऐसे दे दो 6 10 2 4, अनऑर्डर्ड भी दोगे तब भी मैं काम करूँगा। तो ये बोल क्या रहा है कि बाइनरी सर्च में नॉट बी अप्लाइड ऑन इनपुट लिस्ट ऑन विच लीनियर सर्च कैन बी अप्लाइड, तो बोथ स्टेटमेंट सही है यहाँ पे, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इन FTP देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रीम, ब्लॉक और कंप्रेस्ड, ये क्या है, फाइल के टाइप्स हैं, डेटा टाइप हैं, ट्रांसमिशन मोड है या फिर नन ऑफ दी अबव, तो ये तीनों कहलाते हैं ट्रांसमिशन मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन चेकसम इज़ यूज्ड फॉर एरर करेक्शन, एरर डिटेक्शन, दोनों। तो चेकसम सिर्फ एरर डिटेक्ट करने के लिए यूज़ लिया जाता है, उसमें हम करेक्शन नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है LB और UB मतलब लोअर बाउंड और अपर बाउंड है और फिर लीनियर एरे, एक एरे के अंदर। अब इसमें क्या बोल रहा है, ये कुछ एल्गोरिदम के स्टेप लिखे हैं इसने, 2 ही स्टेप हैं, रिपीट फॉर K इक्वल टू LB टू UB, मतलब लोअर बाउंड से 0 से आपको शुरू होना है, अपर बाउंड तक आपको जाना है, अपर बाउंड मान लेते हैं 10 तक, और प्रोसेस क्या है टू LA K और एग्ज़िट करना है, मतलब ये कर लो आप एक एक करके प्रत्येक जो एरे का एलिमेंट है उसके पास जाके और आगे वाले पे जा रहे हो, ठीक है। इस तरह से जो प्रोसेस होती है उसे क्या बोलेंगे, मर्ज, सॉर्ट, ट्रावर्स या सर्च, वो कहलाती है ट्रावर्सिंग करना, सिर्फ पढ़ना है ना, कुछ भी नहीं किया, कोई हमने मर्जिंग नहीं की, कोई हमने उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की, डेटा डिलीट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उसको देखा है जा जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेकोरेटिव जो टेक्स्ट होता है MS वर्ड के अंदर उसे क्या बोला जाएगा, बुकमार्क, गलत है। क्लिप आर्ट तो एक पिक्चर होती है, वर्ड आर्ट उसे बोला जाता है वर्ड आर्ट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल क्रिएट स्ट्रिंग इन जावा, जावा को यूज़ करते हुए हम स्ट्रिंग को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड हैं। तो स्ट्रिंग लगाना है आपको, देन आपको S लिखना है, हेलो जावा, ये बिल्कुल सही है। स्ट्रिंग लगाना है S2 और इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग हेलो जावा। देखो इसमें या तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, न्यू जो है वो स्मॉल में आता है न्यू, और जो स्ट्रिंग है उसका S होगा कैपिटल, ठीक है। तो इसे या तो अगर आपने टाइपिंग मिस्टेक से सिर्फ ओनली 1 है तब भी ये सही है, अगर आपने दोनों स्टेटमेंट सही बोले हैं तब भी वो सही है। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपका डिलीट होने वाला होना चाहिए, ऑब्जेक्शन इस पे लग सकता है। ये हमारा बेसिक अनुदेशक का लास्ट क्वेश्चन था, इसे देखेंगे जब आंसर कीज आएंगी। और पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन अगर आपको अच्छा लगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें, अपने जो भी फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड किसी एग्ज़ाम में पेपर देना चाहते हैं, उन्हें आप इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।